कैट तंत्र न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर प्रदीप सोनी, जो राजकीय पशु चिकित्सालय तहसील के वरिष्ठ डॉक्टर हैं और राजस्थान में जो पशुओं में विशेषकर गायों में गोवंश में जो बीमारी फैल रही है, आज हम उनसे जानेंगे इस बीमारी का क्या नाम है, इसका क्या समाधान है, कैसे फैलता है, इसका उपचार क्या है और हमें किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जो ये बीमारी फैल रही है, विशेषकर हमने तो गायों में देखा है, तो इस बीमारी का क्या नाम है और ये किस प्रकार फैल रही है और किससे हम इसका बचाव कर सकते हैं जिससे पशुपालक और किसान भाइयों को परेशान नहीं होना पड़े और मूक जानवर भी परेशानी से बच सके। देखिए जुगल जी, ये जो बीमारी है ये एक वायरल बीमारी है, वायरस द्वारा फैलती है। बीमारी का नाम जैसे लंपी स्किन डिजीज है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें स्किन के ऊपर मतलब चमड़ी के ऊपर जो है वो लम्प्स बन जाते हैं, नोडल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो दर्ददायक भी होते हैं। और इसका वायरस जो है वो कैप्रीपॉक्स वायरस है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है। पॉक्स यानी कि जो हमारे कोई चिकन पॉक्स वगैरह, जैसे चिकन पॉक्स जो चेचक के दाग जैसे होते हैं, उस तरह से मतलब इसके अंदर बड़े बड़े मतलब अपने जो है नोडल्स बन जाते हैं और वो दर्दनाक होते हैं। उसके अंदर बाद में वो फूटते भी हैं और उसके अंदर भी जो है मवाद निकल जाता है और तेज इसके अंदर जो है कई तरह के जो लक्षण इसके अंदर बीमारी के अंदर आते हैं। तो बीमारी मेनली वायरल बीमारी है, कैप्रीपॉक्स जीनस का जो वायरस है उसके द्वारा ये फैल रही है और मुख्य रूप से गायों के अंदर कैटल को ये इफेक्ट करती है। दूसरे जो है जंगली जानवर है या दूसरे जानवरों के अंदर ये जनरल इन्फेक्शन इसका नहीं होता है। और इसके लक्षण जो है जैसा कि हम देख रहे हैं, इस वायरस के अंदर जो बाहरी लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है वो नोडल्स इसके ऊपर जो है बन रहे हैं। स्टार्टिंग में ये वायरस जो होता है वो एक बार अगर शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर इसमें इसको वायरीमिया कहते हैं, ब्लड के थ्रू ये सब जगह पूरे शरीर के अंदर जनरलाइज होता है और एक बार एंटर करने के बाद में इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है यानी कि प्रवेश करने से लेकर रोग के लक्षण आने तक का पीरियड जो है वो जनरली 2 से 4 हफ्ते उसको लग जाते हैं। तो ये जैसे फैलता है संक्रामक रोग है, ये जैसे एक पशु दूसरे पशु संपर्क में आया तो फैल जाएगा जी। ये एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन ये संपर्क से वैसे कॉन्टेक्ट से नहीं फैल रहा है। ये जनरली जो है ये मॉस्किटो या फिर जो आर्थ्रोपोड्स है, जो अपने कीट पतंग जिनको कहते हैं, उनके काटने से एक से दूसरे पशु के अंदर, जैसे मान लो एक पशु है उसकी ये बीमारी हुई है, उसको काट के दूसरे को काट दिया तो उसकी हो जाएगी। तो उसमें इसके फैलने के चांस है। साथ में अगर मान लो क्योंकि इसका जो वायरस जो है वो सलाइवा के अंदर भी है, लैक्रिमेशन में भी, जितने भी नेचुरल सीक्रेशन है, चाहे सीमनी है। नुकसान क्या हो रहा है इनका पशुओं को, विशेषकर पशुओं को क्या नुकसान? इस बीमारी से सबसे मुख्य लक्षण तो ये है ना कि इसके मतलब तेज बुखार रहता है और दूध में गिरावट आता है। जो हमारे जो मिल्क एनिमल है, जो दुधारू गाय हैं, उनके अंदर दूध जो है इसके अंदर बहुत तेजी से गिरता है और उस लैक्टेशन पीरियड में दोबारा उस दूध के आने की संभावना काफी समाप्त हो जाती है। डॉक्टर पशु परेशान भी रहता है, एबॉर्शन भी हो जाता है, पशु के जो है वो बच्चा व्याध गिरने की संभावना है। अच्छा, जो अगर गर्भवती है जो गाय है उनके भी दिक्कत बिल्कुल हो सकती है। और ये जनरली होता ही सबसे ज्यादा 80% केसेज में गर्भवती पशुओं को होता है, गर्भवती को ज्यादा हो रहा है, उनको ज्यादा। डॉक्टर साहब, जिसमें इसका इलाज हम स्थानीय स्तर पर कह सकते हैं या घरेलू स्तर पर इसका प्राथमिक उपचार कैसे कर सकते हैं? इसका जो है देखिए कि मतलब क्योंकि ये वायरल बीमारी है, इसलिए इसका वैसे कोई सीधा इलाज कोई है नहीं। सिम्टोमेटिक लक्षणों के आधार पर इलाज करते हैं, चाहे वो अंग्रेजी दवाइयाँ हो, चाहे आयुर्वेदिक दवाइयाँ हो। घरेलू में जो हमने पहले हमारे कोरोना आया था तो इम्यूनो बूस्टर हम लेते थे इम्यून को बढ़ाने के लिए, तो वैसे ही अपने घर में भी जो कोरोना में जो काढ़ा बनाते थे उस तरह का काढ़ा, जैसे नीम की लोई वगैरह है, तो उनका और विटामिन सी जो है काफ़ी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो अपने अगर अवेलेबल हो, आंवले हो या नींबू हो, उसका रस भी अपने जो है एनिमल को लगातार अगर उसमें दे रहे हैं तो उसकी इम्यूनिटी जो है मतलब विटामिन सी है वो इम्यूनिटी बढ़ाता है। और जो ये जो बीमारी है जिसको हम स्थानीय भाषा में लंपी बोल रहे हैं, जो तो उससे मतलब पशुओं की जो सामर्थ्य शक्ति बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की मुकाबला बढ़ेगा। क्योंकि ये रोग तो देखिए इसकी इस 2 चीज़ें होती है किसी रोग में, एक तो मोर्बिडिटी यानी कितने % पशुओं के अंदर ये हो जाएगी। तो जो हमारा जो एपिजोटिक एरिया है, जो जहाँ पहले कभी बीमारी नहीं आई है, तो जिन एरिया में पहले कभी बीमारी नहीं है तो उसमें लगभग 80% पशुओं में ये बीमारी जो है वो एक बार अपने लक्षण। राजस्थान में अपने सबसे पहले इसके लक्षण कहाँ मिले? राजस्थान ये बीमारी एक्चुअली नई नहीं है, नई बीमारी नहीं है ये, मतलब बीमारी काफ़ी पुरानी है, लेकिन हमारे एरिया में नहीं है। ये अफ्रीका जो सब सारा एरिया है या जो मिडिल ईस्ट है, वहाँ पर ये बीमारी काफ़ी सालों पहले से ही आ गई थी और वहाँ चलती है, रेगुलर होती है। लेकिन हमारे इंडिया में, राजस्थान में जैसे जैसलमेर के थ्रू जैसे इसने मान लो प्रवेश किया, तो ये पहली बार आई है, इसलिए मतलब इसका नुकसान भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि लगभग सभी जो गोवंश है उसके अंदर एक बार ये बीमारी आएगी। लेकिन संतोषजनक बात है कि इसके अंदर मृत्यु दर जो है वो 1% ही है, यानी कि बहुत ज़्यादा। अपने क्षेत्र में 1% है, ये सभी 1% मिल रही है। अपने क्षेत्र में से 1% है जो अपने घरेलू पशु है जिनकी देख रेख हो रही है।
जिनकी केयरिंग नहीं होगी, जिनकी देख रेख नहीं होगी, उन पशुओं में इसकी मोर्टेलिटी रेट इवन 5 से 15% तक की जो होगी। बेचारे बेसहारा है, गलियों में घूम रहे जो हैं, लावारिस है, जो हाँ जो मतलब बेसहारा है, जो मतलब उनमें ज्यादा है क्योंकि उनमें जो तत्व कम है लड़ने वाले हाँ, लोगों से। जो गौशाला के पशु है, कुपोषित पशु है, अगर मान लो कहीं कुपोषण के शिकार है पशु, तो उनमें ये जो है रोग जो है अपने लक्षण ज्यादा गंभीर पैदा करेगा और उनके मरने के चांस भी जो है। इसको रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? रोकथाम के लिए देखिए कि कोई भी वायरल डिजीज होती है, बीमारी होती है, तो उसमें सबसे जरूरी चीज़ ये है कि हम बचाव उपचार है, यानी कि जो पशु हमारे इससे प्रभावित हो गए उन पशुओं को अपने सेपरेट करें, सबसे पहली चीज़ है। और स्वस्थ पशुओं को उनसे दूरी पर रखें, पशुओं का माइग्रेशन रोकें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोकें, जिससे बीमारी का तेज़ी से फैलाव नहीं हुआ। जैसा कि इसमें कहा कि इसको जो है कीट पतंग इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो उनको नियंत्रित किया जाए, पशुओं को साफ सफाई रखी जाए, फ्लाई रिपेलेंट्स होते हैं तो मक्खियों को उड़ाते हैं, अपने उनका छिड़काव करें, और फिनाइल का है या जो मतलब जहाँ भी पशु बांध रहे हैं वहाँ कूलर पंखा भी लगाया जा सकता है, जैसे मच्छर फ्यूमिगेशन करें, अगर वहाँ धुआं करें, और पशुओं को रेगुलर जैसे स्नान वगैरह कराएं। जैसे अपने जो नारियल का ऊपर का कवर होता है छिलका, उसको भी जला के मच्छरों को भगाया जा सकता है। मतलब आप फ्यूमिगेशन धुआं कैसे भी करें तो मच्छर जो है वो उसके अंदर वैसे। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि मच्छर काटने से ये दूसरे पशु में जा रहा है, क्या मानव समुदाय को भी खतरा? नहीं, ये रोग जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये बेसिकली केटल का, खाली गोवंश का, मतलब भैंसों में भी इसके लक्षण कोई सिर्फ एक बार रिपोर्टेड है कि कुछ भैंसों के अंदर मान लो इसमें ये हुआ, तो और इसके दोबारा रिपोर्टिंग नहीं है। जंगली जानवर हो सकता है इसके रिजर्वायर हो, जंगली जानवरों में बिल्कुल नहीं होता। और लेबोरेटरी के अंदर अपने कुछ एनिमल जैसे सीप गोट है तो उसके अंदर अपने अगर इसका पैथोजन इसका अंदर एंट्री कराते हैं तो उनमें कुछ लक्षण जैसे आने की संभावना रहती है, लेकिन प्राकृतिक रूप से ये गोवंश का जो है वो और ये मानव जाति को वैसे प्रभावित नहीं करता। हालांकि ये दूध के अंदर आता है, वायरस इसका दूध में आता है, लेकिन वो आप गर्म करके बॉईल करके पियो, और वैसे भी वायरस है क्योंकि एनिमल ह्यूमन बीइंग को जो है उनके ऊपर कोई प्रभाव। जैसे अभी हमारे व्यक्त तंत्र के दर्शक ने हमसे मेल किया है, उन्होंने कहा कि जैसे वो बीमारी से पीड़ित को गाय है, पता तो नहीं चलता डेयरी पर दूध आ रहा है, तो उसका दूध पीने से क्या नुकसान मानव को? नहीं, दूध पीने से मानव जाति को कोई नुकसान नहीं है, इसको बस गर्म करके पिए। दूध को हमेशा, जैसे कोई भी बीमारी हो, दूध में जो है पशुओं की कई बीमारियां हैं जो दूध के द्वारा पशुओं से आदमी में आ सकती है, खाली यही बीमारी नहीं। इसलिए मेरा सुझाव ये है दर्शकों को सबको कि आप जब भी दूध पिए तो उसको बॉईल करके। कुछ लोगों की आदत होती है कि कच्चा दूध पिएंगे ताकत आएगी उससे। कच्चा दूध कभी पीना ही नहीं चाहिए। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जैसे ब्रुसेलोसिस जैसी, तो उसमें तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टीबी है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रुसेलोसिस जो बैक्टीरियल डिजीज है वो भी हो रही है, और वायरल डिजीज भी जो है वो इसकी वजह से अगर मान लो कोई चीज़ हो रही है तो अपने अंदर आने की संभावना इसमें रहती है। इसलिए अपने को दूध हमेशा बॉईल करके पीना चाहिए। अब इसकी रोकथाम के लिए ये तो हो गए जो हम उपाय ये कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इसकी वैक्सीनेशन भी इसका जो है इसका होता है, टीकाकरण होता है, क्योंकि इंडिया में पहली बार आई है, इसलिए इसके टीके पर्टिकुलर इस बीमारी के टीके उपलब्ध नहीं है, लेकिन गोट पॉक्स वायरस जो है उसके मतलब वैक्सीन अवेलेबल है। और एक बार हमारे जो ICR है और मतलब IVRI जो है उनके द्वारा गाइडलाइन आई है कि जब तक वो वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती है तब तक हम उसकी गोट पॉक्स वैक्सीन जो कि इसका जीनोम सीक्वेंस जो इसके सिमिलर है जो अपना ये लंपी पॉक्स वायरस है उसके, इसलिए मतलब उसमें अपने आप जो है उसको यूज करें ताकि उसमें भी काफी कुछ जो है हद तक इसको। अभी सरकार पशुपालन विभाग द्वारा कोई वैक्सीनेशन जारी नहीं हुआ जैसे कोरोना में टीका जारी हुआ, क्योंकि ये रोग अचानक आया है और राज्य सरकार द्वारा काफी वृहद स्तर पर इसके प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत ही जल्दी जो है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, गोट पॉक्स वैक्सीन एक बार वो अवेलेबल कराई जाएगी अस्पतालों में, और ये उन्हीं एरियो में लगाई जाएगी जहाँ पर इसका रोग का फैलाव नहीं हुआ है, जो पशु अपने को निश्चित है कि स्वस्थ है, उन पशुओं को लगाया जाएगा। जिस पशु को ये एक बार हो गई उसमें ये 3 महीने तक जो है बहुत ही पावरफुल इम्यूनिटी देगी। उस पशु को अगले 3 महीने तक किसी हाल में दोबारा ये लंपी इसकी डिजीज नहीं होगी। तो ये खुजली भी आती है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, क्योंकि वो जो नोड्यूल जो बने हैं वही उसको बाद में नुकसान करते हैं। बुखार तो 7 दिन बाद में उतर जाएगा, दर्द भी इसके अंदर जॉइंटों में दर्द होता है, जॉइंट के अंदर जो है फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और पशु को चलने में दिक्कत आती है, चढ़ने में दिक्कत आती है, और जहाँ जहाँ इसके आंखों में घाव होने से भी लेक्रिमेशन बढ़ जाता है, नेजल डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं, और चमड़ी के ऊपर चूंकि नोडुल्स बने ये एक्चुअली ये उसके वायरस के जो स्पॉट्स हैं, मतलब यहाँ वायरस ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, वहाँ से फिर वो एक तरह से एब्सेस टाइप हो जाती है, और जब वो छिलते हैं वहाँ से तो नीचे का घाव भी एक्सपोज हो जाता है, बिल्कुल। उसमें फिर मक्खियाँ बैठने से उसको फैलाती भी है, और उसमें ये जो सीजन है उसमें मेगट गुण उसमें जो है कीड़े जो है कुल मिला के ये मतलब गायों के लिए बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी कह सकते हैं। बिल्कुल, गायों के लिए मतलब ये
मोर्टिलिटी चाहे कम हो, लेकिन पशुपालक और गायों के लिए ये बहुत ही दुखदायी वो बीमारी है। और इंडिया में क्योंकि हमने पहली बार इतनी मतलब बृहद स्तर पर ये देखी है और पशुपालन विभाग के पास लिमिटेड संसाधन है। मैं आपको बताऊं कि 60% जो है पशु चिकित्सकों के पद रिक्त है, उसके बावजूद हमारा विभाग, मुझे पूरा विश्वास है कि इसको कंट्रोल कर लेगा। कहीं ना कहीं ये दर्द है कि राजस्थान पशुपालन के 60% डॉक्टर या पशु चिकित्सक कंपाउंडर के पद रिक्त है। ये चिंता का विषय। और हम टेक तंत्र टीम से आप सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि आप अपने जनप्रतिनिधियों, अपने अधिकारियों से ये कहें कि पशुपालन विभाग है उसको भी समर्थ करने की कोशिश करें। और ऐसे जब, और मेरा विषय है, मैं व्यक्तिगत कहता रहता हूं कि जितना त्याग पशुओं के डॉक्टरों में, पशुओं के कंपाउंडर में, उतना त्याग मेरे को नहीं लगता किसी के भी डॉक्टरों में है। और मैं निश्चित रूप से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जल्द भगवान से और इन पशुपालकों से, डॉक्टर और चिकित्सकों से अपील करना चाहूंगा, कंपाउंडर से, कि आप इस जल्द से जल्द इस बीमारी पर नियंत्रण पाने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, पशुपालकों और किसान भाइयों को संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं पशुपालकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस रोग से बिल्कुल डरे नहीं। रोग कोई बहुत ज़्यादा वैसे मतलब, एक तो आप में पशु से आदमी में आने वाला नहीं है, आपके दूसरे पशुओं में नहीं आएगा। आपको खाली अपने गोवंश का ध्यान रखना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जाना है। खेत में बंधा हुआ है तो खेत में रखें, घर पे बंधा हुआ है तो घर पे रखें। और कोई पशु अगर बीमार हो गया तो उसको सबसे पहले सेपरेट कर दें, ताकि क्या दूसरे पशुओं के ऊपर उसका रोग का जो है प्रभाव नहीं जाए, रोग जो है फैलाए नहीं। मच्छरों को उनको साफ सफाई से उनको कंट्रोल करें। और अगर उसके लक्षण आते हैं तो पशु की सेवा करें, क्योंकि किसी भी इलाज के दो हिस्से होते हैं, एक सेवा और एक इलाज, उसका जो अपने दवा दे रहे हैं। तो दवाई देना पशु चिकित्सकों के हाथ में है, लेकिन उसकी सेवा जो है वो उसका मालिक, उसका कोई ना कोई उसका हमदर्द करेगा। तब उसकी सेवा अगर होगी तो इसमें 90% मतलब 99% पशु जो है वो रिकवर होते हैं। और इसीलिए जो है, जो अनाश्रित पशु है या जो कुपोषित पशु है, उनमें इसकी दिक्कत आती है, क्योंकि उनको संभालने वाला कोई नहीं है। आप पशु को संभालोगे, चाहे वो अनाश्रित ही हो, उसको समय पर उसको बैठ गया है तो उसको पलटी देनी है, या उसको जो है वो बांटा वगैरह चारा, उसका पानी देना है, और उसको जो है टाइम पर आप एक खाली बुखार उतरने की गोली दोगे तो भी ये धीरे धीरे उससे रिकवर कर लेगा एनिमल। और अगर किसी के घाव हो जाते हैं तो आप निकटतम पशु चिकित्सक से या पशु चिकित्सालय, हमारे हर पंचायत स्तर पर हमारे उपकेंद्र है, तो वहाँ पर इसकी जो है मलहम वगैरह दवाइयाँ उपलब्ध है, जिससे आपको तकलीफ नहीं होगी। तो समय पर उसको सेवा जरूर दें, खाली इलाज ही इससे मतलब वो नहीं होगा। आप उसको बढ़िया बांटा दें, बढ़िया चारा दें, पहले से ही पशु को बीमार हो जाता है तो उसकी सेवा दें। सेवा करने से क्या है कि वो जल्दी उसको रिकवर करेगा, बिल्कुल जैसे कोरोना के अंदर हमने अपने जो साथियों की सेवा की थी वैसे ही। बिल्कुल ही हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप सोनी हैं, और जो राजस्थान के चूरू जिले की बिदासा तहसील के तेंदेसर गांव के राजकीय पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक और सेवाभावी चिकित्सक। और मैं तो यही आपसे आग्रह करूंगा कि मूक जानवरों में जो ये बीमारी आई है गौ माता में, उसके लिए आप अपनी सेवा कीजिए। और जो भी युवा साथी है वो इस मुहिम में जुटे हैं, सहयोग करें, क्योंकि वो जानवर है, बोल नहीं सकते। इतनी फुंसी और फोड़े अगर मनुष्य के हो जाते तो हम कल्पना नहीं कर सकते उनका जीवन कैसा हो जाता। जिस प्रकार पशुओं के शरीर के ऊपर इतने घाव और फोड़े हो रहे हैं डॉक्टर साहब, अगर एक मनुष्य को हो जाते तो उसकी हालत बदतर हो जाती है। इसमें क्योंकि कुछ तो मतलब लिम्फ नोड्स होती है, जो लिम्फ नोड के अंदर तो लिम्फोएडेनोपैथी कहते हैं, काफी बड़ी बड़ी हो जाती है, और वही जो फूटती है तो उसके अंदर काफी बड़ा घाव बनता है। और वो मतलब घाव क्या, वो घाव लास्ट में एक तरह से नासूर हो जाता है, तो वो दिक्कत करता है। डॉक्टर साहब, इस बीमारी से हमारे भारत का दुग्ध व्यवसाय है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? देखिए जुगल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इस लंपी स्किन डिजीज से जो है वो, हालांकि मैंने आपको बताया मोर्टिलिटी खाली 1% ही है, लेकिन देश के कुल दुग्ध उत्पादन के अंदर 45% जो दुग्ध उत्पादन जो है वो गोवंश द्वारा दिया जा रहा है। और इस बीमारी का सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो दुग्ध उत्पादन पे ही पड़ेगा, क्योंकि पशु का दुग्ध उत्पादन गिरेगा और वो एबोर्ट भी होगा, मतलब अपना ज्ञात भी गिरेगा तो उसमें और दुग्ध उत्पादन कम होगा। तो दुधारू पशु है उनमें दूध गिरेगा, और वो ब्याएगा नहीं तो उसके अंदर जो है ग्याप गिर देगा तो भी उसका दूध जो है काफी गिरेगा। तो इसका सबसे मेजर इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हमारे देश में दुग्ध उत्पादन में मोटे स्तर पर गिरावट आएगी। और उससे भी जो है नुकसान ज़्यादा जो देश की इकोनॉमी को होने वाला है वो ये है कि इस बीमारी की वजह से जो देश का जो दूध पैदा हो रहा है उसको जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो उस दूध को अभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बिल्कुल, वहाँ तो टेस्टिंग होता है, वो उसको टेस्ट करके जैसे रिपोर्ट्स आती है वर्ल्ड वाइड, वो यूँ कहेंगे कि ये दूध है इंडिया में इसका जो है इस रोग का प्रसार हुआ है, अभी काफ़ी पशु मरे हैं, तो वो लंबे टाइम तक दूध को जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमारे फार्मर्स को दूध की प्राइस नहीं मिलेगी, और दूध पैदा भी कम हो रहा है और उनको प्राइस भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो विदेशी दूध जाता है उसी से जो है सब गायों का दूध बाहर से एक्सपोर्ट होता है। बाहर भी बड़ी डेयरी फार्म है जो जहाँ जिन कंट्रीज में नहीं है वहाँ दूध तो एक्सपोर्ट होता है, ये सभी जगह।
तो आप कीमत मिलती है तो अच्छा दूध होता है, तो लेकिन उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो इंडिया में जो अगर जहाँ जहाँ जो डेयरी फार्म उस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं उन्हीं का दूध जो है, जैसे मान लो यूरिया मुक्त चारा दे रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑर्गेनिक चारा दे रहे हैं, उनका जा रहा है। लेकिन अब इस दूध उत्पादन गिर रहा है, प्लस उसके अंदर जो है कि वायरस में नाम होता है, इसका वायरस दूध में भी आता है। तो उस दूध को अभी वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, किसी हाल में इंपोर्ट नहीं करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा नुकसान इससे। बिल्कुल, ये बात बहुत ही एक हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी दर्दनाक और चिंताजनक है कि इस बीमारी से मानव समुदाय भी पीड़ित है, और जो मूक जानवर है उनकी तो हालत, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो घाव है उसके ऊपर जो दिख रहे हैं उसके अंदर भी घाव हो गए, उसकी पीड़ा को हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। ये जो घाव ये जो घाव हो रहे हैं, जो हमें बाहर से दिख रहे हैं नोडुल्स, ये घाव शरीर के अंदर भी है। ऐसे ही घाव उस हिसाब से है कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी जो सांस लेते हैं अपने फेफड़ों से ऊपर का हिस्सा, वहाँ इसके जो है वो नोडुल्स बन रहे हैं, और अंदर जो है स्टोमक तक आपकी जो मुंह है जैसी का है, और ये जो आपका पेट है वहाँ तक इसके घाव इसके जो है बन रहे हैं। तो इससे पशु को जो है वो सांस लेने में दिक्कत होती है। इसका सेकेंडरी इफेक्ट जो बाद में आएगा उससे निमोनिया होगा, पशु को निमोनिया से भी बहुत सारे पशु मरेंगे। तो इसकी ये सिक्विली है, मतलब किसी रोग जैसे कोरोना के होने के बाद में भी कई दिनों तक हमें इफेक्ट आए, तो इसकी रोग की ये सिक्विली, इसमें निमोनिया होगा बहुत सारे पशुओं को, और प्लस जो है वो उनको स्टोमक खाने में समस्या आएगी, मुंह में छाले हो रहे हैं, लंबे समय तक नहीं खा पाएगा। तो ये भी इसके मतलब जो है साइड इफेक्ट रोग के बाद में आएंगे। बिल्कुल, हम आपसे यही अपील करते हैं, इस दर्दनाक माहौल में, कठोर परिस्थितियों में, संकट में मूक जानवरों के साथ खड़े रहिए, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ देते हैं, यानी सब कुछ देते हैं। आओ हम उनका साथ दें, और उनकी डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार कहा कि सेवा करना जरूरी है, दवा के साथ अगर सेवा हो तभी दवा असर करती है। मैं दर्शकों से एक और निवेदन करना चाहूँगा कि आप इसके अंदर जो है गोवंश के इलाज में जितने भी गो भक्त हैं, और जो दूसरे जो भी आम ग्रामीण जन हैं, वो पशुपालन विभाग का पूर्ण सहयोग करें, क्योंकि पशुपालन विभाग एकमात्र विभाग है जो देश की अर्थव्यवस्था को बुस्टअप करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि ये मतलब और सारे विभाग है जो है वो सरकार को चलाने में सहायता करते हैं, लेकिन ये उत्पादन दे रहा है, उत्पादन को बढ़ाता है और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहयोग करता है। जैसे कि आप जानते हैं लगभग 13% GDP में कृषि और पशुपालन का योग है, उसमें भी पशुपालन की ग्रोथ सेक्टर जो है वो काफी हाई है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, और आप लोगों से भी अपील करते हैं कि आप लोग इस बात को हर जनमानस तक पहुंचाएंगे। Now, please like, share and subscribe, and don't forget to